गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ इटली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ जर्मनी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रुशिया के लीडरशिप में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। और सबसे ख़ास बात ये थी कि जहाँ पहले नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को या नेशन स्टेट बनाने के लिए रिबलर्स और रेवोल्यूशनरीज आगे आते थे, अब वहीं उनकी जगह कंजर्वेटिव आगे आने लगे। इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ इटली। इटली जर्मनी की तरह ही छोटे छोटे स्टेटों के अंदर बटा हुआ था। अगर जोग्राफिकली हम लोग देखें तो इटली मेनली 4 पार्ट में बटा हुआ था: नॉर्थ इटली, मिडिल इटली और साउथ इटली। नॉर्थ इटली के ऊपर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। मिडिल इटली पोपियल स्टेट थे, यानी पोप का शासन था। साउथ इटली के ऊपर स्पेन के बर्बन डायनेस्टी का रूल था। सिर्फ पिडमोंट और सार्डिनिया ही एक ऐसा स्टेट था जहां इटली के ही राजा का शासन था, नहीं तो वो ऊपर के तीनों स्टेट के ऊपर जो है वो आउट ऑफ इटालियन यानी फॉरेन रूलर्स के वो रूल्स थे। इसी वजह से ड्यूक मेटरनिक ने कहा था इट इज़ ओनली जोग्राफिकल एक्सप्रेशन, यानी इटली जो है वो सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है यूरोप की पॉलिटिक्स में, तो जर्मनी की तरह उसने इटली को भी जीतता है और एक रिपब्लिकन बनाता है जिसे सिस अल्पाइन रिपब्लिकन कहते हैं, और बहुत सारे मॉडर्न प्रिंसिपल वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे उन लोगों के बीच क्या कहते हैं थोड़े स्पिरिट ऑफ यूनिटी क्रिएट होती है। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट का रूल ख़त्म होता है, जैसा हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि बैटल ऑफ वाटरलू में जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, तब वियना के अंदर वियना कांग्रेस होता है या वियना ट्रेटी भी जिसे कहते हैं, तो उसके ज़रिए इटली के इन एरिया पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे जो नॉर्थ इटली था उसे फिर दोबारा ऑस्ट्रिया के कब्ज़े में दे दिया जाता है, जिसके अंदर परमा होता है, मैडोना होता है, टस्की होता है। मिडिल तो पोप के इस पे ही रहता है, दे दिया जाता है। साउथ इटली मेनली जो है नेपल्स और सिसिली रहते हैं। तो इस तरह से इन तीनों पर फिर से विदेशी रूलर का शासन इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वियना ऑफ ट्रीटी के ज़रिए कुछ पॉजिटिव भी हुआ था इटली के फेवर में। जैसे सिर्फ पहले पिडमोंट था, लेकिन इस वियना ट्रीटी के ज़रिए उसे सार्डिनिया, जेनेवा और सेवाय ये 3 स्टेट मिले थे। तो इस तरह से जो है पिडमोंट जो है एक बड़ा स्टेट बन गया था, और इतना बड़ा बन गया था कि अब वो इटली के यूनिफिकेशंस के लिए आगे आ सकता था। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह इसी पिडमोंट सार्डिनिया के लीडरशिप में इटली का यूनिफिकेशन होता है। इटली के यूनिफिकेशन में 4 आदमी का मेन रोल होता है। पहला मेजेनी का, दूसरा काबूर जो पिडमोंट सार्डिनिया के क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और तीसरा जो पिडमोंट के रूलर्स होते हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड, और चौथा गैराबॉल्डी का। तो अगर हम लोग देखें तो इस पूरे फेज को, पूरी इटली के यूनिफिकेशंस को इजी करने के लिए हम लोग 3 फेजेस में बांट सकते हैं। पहला फेज जो होता है वो मेजनी का फेज रहता है, यानी 1815 से लेकर 1848 का पीरियड। इस दौरान इटली के अंदर यूनिफिकेशंस के लिए बहुत सारे एफर्ट होते हैं। पब्लिक को कंसस किया जाता है, उनके अंदर जो है यूनिटी की स्पिरिट क्रिएट की जाती है डिफरेंट मीडियम से, जैसे रोमांटिसिज्म के ज़रिए, जिसके अंदर जो है एंशिएंट कल्चर्स के ऊपर जोर दिया जाता है। खुद जेस्पी मेजनी ने भी एक किताब लिखी थी, ई परमोसी एस्पोजी,
1825 में, और इसके ज़रिए इटली के हिस्ट्री को जो है वहाँ के लोगों के सामने लाया गया था। साथ ही साथ इस दौरान मेजनी का रोल बहुत बड़ा रहता है। हम जानते हैं कि मेजनी इटली के यूनिफिकेशंस के लिए सबसे पहले एफर्ट किया था। उसने इसकी क्या कहते हैं यूनिफिकेशन के लिए कोशिश की। हमने पहले भी पढ़ा कि किस तरह 1830 में उसने रिवॉल्ट किया, और रिवॉल्ट के बाद उसे जेल में डाल दिया गया, और ऐसे जेल में डाला गया जहाँ से सिर्फ पानी या आसमान दिखाई पड़ते थे, और जब वहाँ से निकला तो उसे देश से निकालकर फ्रांस के अंदर भेज दिया गया। और यही उन्होंने 1831 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली यानी इटली के एकीकरण के लिए एक इंस्टीट्यूशंस, एक क्या कहते हैं, एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी क्रिएट करता है जिसका नाम रहता है यंग इटली। और यंग इटली के ज़रिए ही वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है। एक और दूसरी इंस्टीट्यूशंस भी वो इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम रहता है यंग यूरोप, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कुल मिलाकर इटली का जो मानना रहता है, जो मेजनी का मानना रहता है कि वो मानता है कि उसका एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन है, वो है इटली का यूनिफिकेशन। इसलिए वो अपने फॉलोअर्स या यंग इटली के मेंबर्स को कहा करता था कि आप गांव-गांव जाएं, हर देश में जाए, हर गांव में जाए, हर लोग तक जाए, और उन तक जो है स्वतंत्रता की मशाल यानी टॉर्च ऑफ लिबर्टी वहाँ तक पहुँचाए। उनके दिलों में इस स्वतंत्रता, इस लिबर्टी का वो जज्बा, वो स्पिरिट क्रिएट कर दें कि लोग इसे ऐसे रिलीजन माने, अपने हार्ट में, अपने दिल में एज ए रिलीजन्स उसको प्लेस दे और उसका वर्शिप करे। इसलिए वो अक्सर कहा करता था कि आइडियाज़ ग्रो क्विकली व्हेन वाटर्ड विद द ब्लड ऑफ मार्टिर्स, यानी विचार तेजी से फैलते हैं जब शहीदों के खून से यह सिंचित होता है। उसका कहने का मतलब ये था कि ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो आइडियाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसके लिए अगर कोई कष्ट भी सहना पड़े, कोई मुश्किलें भी उठानी पड़े, तो उसे हंसकर जो है सहे। तो इस तरह से जो है वो फर्स्ट फेज़ के दौरान यूनिफिकेशन ऑफ इटली के विचार को पूरी इटली के एरिया में फैलाता है, और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब होता है। हालांकि जब 1848 का रिवॉल्ट अनसक्सेस हो जाता है, तो उसके बाद हम देखते हैं जिस तरह से जर्मनी ने जर्मनी के यूनिफिकेशन का जिम्मा पर्शिया उठाता है, ठीक उसी तरह इटली के यूनिफिकेशन का जिम्मा पिडमॉन्ट सार्डिनिया उठाता है। पिडमॉन्ट सार्डिनिया के जो किंग हैं, जिनका नाम विक्टर एमेनुअल सेकेंड रहता है, उनका ये मानना था सिर्फ पिडमॉन्ट सार्डिनिया ही एक ऐसा स्टेट है जो इटली का यूनिफिकेशन कर सकता है। और इनके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं काबूर का भी ये मानना रहता है कि पिडमॉन्ट सार्डिनिया ही जो है उसका यूनिफिकेशन कर सकता है। पिडमॉन्ट सार्डिनिया का प्राइम मिनिस्टर काबूर 1852 में बनता है। हालांकि वो न तो रिवोल्यूशनरीज रहता है और न ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सपोर्टर रहता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि पिडमॉन्ट सार्डिनिया को वो स्ट्रॉन्ग करे, और न ही वो इटालियन बोलता था, बल्कि जो एरिस्टोक्रेट की लैंग्वेज थी फ्रेंच, वो बोला करता था। लेकिन फिर भी वो मानना था कि इटली का यूनिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन उसका ये मानना था कि इटली के यूनिफिकेशन में अगर उसकी कोई मदद कर सकता है तो वो है फ्रांस। और उसने कहा भी था कि हम चाहे ना चाहे हमारा भाग्य फ्रांस के ऊपर, यानी माई डेस्टिनी डिपेंड ऑन द फ्रांस, यानी मेरा भाग्य फ्रांस के ऊपर निर्भर करता है। और इसका मौका उसे क्रीमिया वार, जब 1854 में हुआ क्रीमिया वार, तो उसके अंदर मिल गया। काबूर ने बड़ी चालाकी से
रशिया के अगेंस्ट में फ्रांस और ब्रिटेन के सपोर्ट में क्रीमिया वार के अंदर अपने 15,000 मिलिट्री भेज दिए। और इस वार के अंदर जब ब्रिटेन जीता और 1588 में जब संधि हो रही थी, तो सॉरी जब उसके बाद संधि हो रही थी, ट्रीटी हो रही थी, तो उसमें पिडमॉन्ट सार्डिनिया भी हालांकि ऑस्ट्रिया ने उसका अगेंस्ट किया था, लेकिन फिर भी उस ट्रीटी में उसको जगह मिली। और इसका फ़ायदा उसने उठाया। उसका फ़ायदा ये उठाया कि उसने उस यूरोपियन के मंच पर, उसके स्टेज पर इस बात को क्लियर किया कि यूरोप के अंदर तब तक पीस नहीं हो सकता है जब तक कि इटली का यूनिफिकेशन ना हो। और उसके बाद उसने फ्रांस से दोस्ती करनी स्टार्ट की और फ्रांस से उन्होंने जुलाई 1858 में प्लेम्बियर्स की ट्रीटी की। इसके ज़रिए जो है क्या कहते हैं, एक तरह से वो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में फ्रांस का सपोर्ट ले लिया कि अगर आप दोनों के बीच यानी ऑस्ट्रिया और फ्रांस के ये पिडमॉन्ट सार्डिनिया के बीच वार होता है तो वो इस दोनों में नहीं आएंगे, यानी वो साइलेंट हो जाएंगे या पिडमॉन्ट सार्डिनिया को सपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी बीच काबूल ने बहुत सारे रिफॉर्म्स के ज़रिए पिडमॉन्ट सार्डिनिया को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। अब उसका एकमात्र मकसद था कि किसी तरह ऑस्ट्रिया से वार किया जाए और उसे वार में हराया जाए। यही वजह है कि जब अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 19 अप्रैल 1859 में पिडमॉन्ट सार्डिनिया यानी काबूल ने ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद दोनों में वार हुआ, लेकिन फ्रांस की रूलर नेपोलियन थर्ड बीच में ही पिडमॉन्ट सार्डिनिया का साथ छोड़ दिया। क्यों साथ छोड़ दिया? उनको ये डर हो गया था कि कहीं ऑस्ट्रिया अगर हार गया और पिडमॉन्ट सार्डिनिया जीत गया तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग होने के बाद हो ना हो उनके लिए भी ये डेंजरस हो सकता है। इसीलिए बीच से ही फ्रांस जो है अपना सपोर्ट पिडमॉन्ट सार्डिनिया से वापस ले लिया और बदले में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया से एक ट्रीटी कर ली 1858 में, सॉरी 59 में, जिसको हम लोग प्लेम्बियर्स ट्रीटी ऑफ प्लेम्बियर्स कहते, सॉरी जिसको प्लेम्बियर्स नहीं, विला फ्रैंको, ट्रीटी ऑफ विला फ्रैंको जो 11 जुलाई 1759 में हुई वो कर लेते हैं। इसके ज़रिए पार्मा और लोम्बार्डी ये दो स्टेट, पार्मा और लोम्बार्डी ये दो स्टेट पिडमॉन्ट को दे दिया जाता है और वेनेशिया फ्रांस को मिलता है। हालांकि काबूल जो है क्या कहते हैं वो वार को कंटिन्यू रखना चाहता है और विक्टर एमेनुअल वो चाहता है कि अब ट्रीटी हो जाए, संधि हो जाए, युद्ध बंद हो जाए, यानी अब ऑस्ट्रिया से संधि हो जाए और युद्ध बंद हो जाए। और इन दोनों के बीच काबूल और विक्टर एमेनुअल सेकेंड के बीच कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जिससे काबूल प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट छोड़कर चला जाता है और विक्टर एमेनुअल सेकेंड वो ट्रीटी ऑफ ज्यूरिख के ज़रिए इस वार को एंड कर देता है। 7 नवंबर 1859 में ऑस्ट्रिया से ज्यूरिख की ट्रीटी के ज़रिए वो संधि इन कर देता है। वार हालांकि बंद हो जाता है, नॉर्थ इटली को जीतने का क्या कहते हैं जो ख्वाब होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो मूवमेंट चल रहा होता है वो बंद नहीं होता है। और थोड़े ही दिनों बाद यानी नेक्स्ट ईयर ही नॉर्थ इटली के बहुत सारे स्टेट और पोप के बहुत सारे स्टेट के अंदर रिवॉल्ट हो जाता है और बहुत सारे स्टेट ये क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टेट ऑटोमेटिकली पिडमॉन्ट सार्डिनिया से मिलना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मिला लेते तो फिर फ्रांस से भी वार हो सकता था। इसलिए विक्टर एमेनुअल सेकेंड ने फ्रांस के किंग नेपोलियन थर्ड से ये कहा कि इन स्टेट में मैंडेट होना चाहिए, यानी जनमत संग्रह होना चाहिए और लोगों की इच्छा है तो उसे मिलने देना चाहिए। और तो
मैंडेट हुआ, और मैंडेट के बाद ये जितने स्टेट थे नॉर्थ के और पोप के स्टेट, खास करके पोप के दो स्टेट थे, रोमांगना और बोलोगना, ये दोनों स्टेट नॉर्थ इटली के, ये पिडमोंट सार्डिनिया के साथ मिल गए। तो इस तरह से पिडमोंट सार्डिनिया और नॉर्थ इटली अब एक हो गया। लेकिन अभी भी इसका यूनिफिकेशंस बाकी था। यूनिफिकेशंस का एक स्टेज तो पूरा हो गया था, लेकिन पूरा यूनिफिकेशन बाकी था, वो था मिडिल और साउथ। तो अब जो है तीसरा स्टेजेस चलता है। जो तीसरा स्टेज गैराबॉल्डी के लीडरशिप में चलता है। गैराबॉल्डी की पकड़ साउथ इटली के अंदर जो है मजबूत रहती है, और उसने अपने बहुत सारे स्वयंसेवक यानी वॉलेंटियर्स बना लिए होते हैं, और उसी वॉलेंटियर्स के सहारे 6 सितंबर 1860 में, 5 अगस्त 1860 में नेपलस की कैपिटल पार्लोमो के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अटैक करने के बाद वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, जो पीजांट्स होते हैं, जो लेबर्स क्लास होते हैं, उनका भी सपोर्ट इन्हें मिलता है, और वो क्या कहते हैं, वो नेपलस के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद 6 सितंबर 1860 में वो सिसिली के पर तो पहले कब्जा कर ही लेते हैं, नेपलस के ऊपर भी अटैक करके कब्जा कर लेते हैं। और इन दोनों ही कामों में उनको लोकल जो फार्मर्स होते हैं उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब गैराबॉल्डी की पावर बढ़ जाती है तो काबूल को ये लगता है कि कहीं सारे साउथ के स्टेट को जीत लिया है, अब कहीं पोप के स्टेट पर अटैक न कर दे, और अटैक करने के बाद मिडिल और साउथ को मिलाकर ये अलग न स्टेट बना ले। इसलिए विक्टर एमेनुअल सेकेंड और क्या कहते हैं काबूल मिलकर इससे पहले के गैराबॉल्डी पोप के स्टेट पर अटैक करे, ये दोनों उसके ऊपर यानी पिडमोंट सार्डिनिया 11 सितंबर 1860 में उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक कर जो है क्या कहते हैं उस स्टेट को अपने में मिला लेते हैं। गैराबॉल्डी भी अपनी देशभक्ति, अपने पैट्रियोटिज्म का सबूत देता है, और जितने यानी सिसिली और नेपलस को जो उसने कब्जा किया था उसको भी जो है पिडमोंट सार्डिनिया के रूलर विक्टर एमेनुअल सेकेंड को सौंप देता है। और अब जो है साउथ इटली, नॉर्थ इटली और रोम को छोड़कर बाकी मिडिल स्टेट को मिलाकर एक यूनिफाइड इटली का गठन किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। 18 फरवरी 1861 18 फरवरी 1861 को इस कंबाइंड इटली का एक पार्लियामेंट तुरीन में इस्टेब्लिश की जाती है, और उसमें विक्टर एमेनुअल सेकेंड को जो है इस कंबाइंड पिडमोंट सार्डिनिया यानी इटली का रूलर अनाउंस कर दिया जाता है। 2 मार्च 1861 ईस्वी को इस पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली रख दिया जाता है। इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी भी रोम उसके कब्जे से बाहर रहता है। लेकिन जब 1870 में पर्शिया और फ्रांस के बीच वार चल रहा होता है तो उसी बीच मौका देखकर 20 सितंबर 1870 में ये इटली रोम के ऊपर अटैक करके उसे अपने में मिला लेता है, और इस तरह से पूरा इटली का यूनाइट हो जाता है। और 1875 में 1875 में इटली की कैपिटल अब बन जाती है रोम। तो इस तरह से जो है एक देश एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अंदर के लीडरशिप में एक नेशन स्टेट के तौर पर डेवलप करता है। और अब हम लोग लेकिन एक बात रहती है, नेशनलिज्म की स्पिरिट तो वहाँ फैलती है, लेकिन वहाँ लिटरेसी रेट
बहुत कम रहते हैं, यानी इलिटरेसी का रेशियो जो है बहुत हाई रहता है, जिस वजह से उन लोगों के बीच नेशनलिज्म की स्पिरिट नहीं पहुंच पाती है। उनके इलिटरेसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन लोगों ने ला इटालिया यानी इटली का नाम सुना, तो उन लोगों को लगा कि ये ला इटालिया जो है विक्टर एमेनुअल की वाइफ है, और जिसे कोई फॉरेनर्स या कोई भी जो है कैप्चर कर लिए हैं, इसलिए लोग जो है इतना ला इटालिया कह रहे हैं। तो इस तरह से इलिटरेसी भी थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो है यूरोप के नक्शे पर 1861 में एक नया कंट्री आया जो इटली के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या वीडियो में स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को पढ़ेंगे।